दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 6 की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास का अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। दोस्तों इस अध्याय के अध्ययन से आप ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर के संबंध में आसानी से समझ सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पिछले अध्याय का रिव्यू देख लेते हैं। पिछले अध्याय में आप पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें हमने ये जाना था कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पे थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। और आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है। तो इस संबंध में जानकारी के लिए आपको ग्लोब के बारे में देखना होगा, यानी ग्लोब दोस्तों क्या होता है। तो ग्लोब पृथ्वी के आकार की एक संरचना होती है और ग्लोब बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कुछ ग्लोब पॉकेट में रखने योग्य पॉकेट ग्लोब होते हैं और कुछ ग्लोब गुब्बारे जैसे होते हैं जिनमें हवा भरकर उन्हें आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। और ग्लोब की सबसे खास बात क्या होती है, तो यहाँ पर दोस्तों ग्लोब में देश, महाद्वीप और महासागरों को उनके सही आकार के अनुपात में दिखाया जाता है। यानी ग्लोब पर जो भी देश, महादेश और महासागरों की आकृतियाँ होती हैं वो एक अनुपात में दर्शाई जाती हैं ताकि हम आसानी से उन्हें समझ सकें। और साइड में देखिए ये आपको एक ग्लोब का चित्र भी दिख रहा है। ग्लोब इसी प्रकार से होता है। तो ये झुका क्यों होता है इसके बारे में आपको जानते हैं कि एक सुई होती है, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। एक सुई या धुरी होती है जिससे ग्लोब एक झुकी हुई अवस्था में स्थित होता है। इसे अक्ष या एक्सिस कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहे जाते हैं। तो जो ग्लोब होता है हमारा एक अक्ष पे झुका हुआ होता है और जिन बिंदुओं से ये अक्ष गुजरते हैं उन्हीं को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ग्लोब की इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है और यह अपने अक्ष पर चारों ओर ऐसे ही घूमती रहती है। और ये जो अक्ष हमने निर्धारित किया है या कल्पना किया है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। एक और काल्पनिक रेखा होती है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो विषुवत वृत्त होता है ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। और जो बीच में स्थित रेखा है उसको विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त जो है दोस्तों वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है और यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति दर्शाने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है। याद रखिएगा, भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त जो होता है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटती है। उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। विषुवत वृत्त कोई ऐसी रेखा खींची नहीं गई है, यह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से एक काल्पनिक रेखा मानी गई है जो कि संपूर्ण पृथ्वी पे एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। और ये रेखा पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति दर्शाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश आप जान लीजिए, तो ये देखिए दोस्तों ये विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। और इसके समानांतर में जैसे ये रेखा हुई और ये रेखा, इन सबको अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। और अक्षांश को अंश यानी डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त जो होता है विषुवत वृत्त ये 0 डिग्री अक्षांश या 0 अंश अक्षांश को दर्शाता है क्योंकि ये पूरी तरह से पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है। और जो है कि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप
360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को। तो जब आप मान लिए कि विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाता है और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, यानी जब आप विषुवत वृत्त के मिड पॉइंट से एक ध्रुवों की तरफ एक रेखा खींचेंगे तो वो लंबवत रेखा होगा, यानी 90 डिग्री अंश बनेगा और 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाएगा। तो एक प्रकार से आपने समझ लिया विषुवत वृत्त के उत्तर की ओर सभी समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश कही जाती हैं और विषुवत वृत्त के दक्षिण में सभी समानांतर रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कही जाती हैं और प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा भी लिखी जाती है। जैसे जो विषुवत रेखा के उत्तर में होती है उनको उत्तरी अक्षांश या दक्षिण में होती है तो दक्षिणी अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। एक उदाहरण देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में है, बोलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश यानी 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। जो हमने उदाहरण दिया ये कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर जगह है और ब्राज़ील दक्षिण अफ्रीका में बोलो होरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं, लेकिन चंद्रपुर जो है विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में स्थित है और बोलो होरिजेंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और बोलो होरिजेंटे 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब महत्वपूर्ण अक्षांश कुछ हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश तो विषुवत वृत्त है जो कि 0 डिग्री अक्षांश माना जाता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश माना जाता है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी होती हैं, उनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो पहला है उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों कर्क रेखा होती है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे स्थित होती है। दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध पर और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त और विषुवत रेखा के 66 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त होता है। आप ये देखिए, ये आप फिर से चित्र देखिए दोस्तों, इसमें जो कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी पर कर्क रेखा स्थित होती है, ये भी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। इसके अलावा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्ष पर उत्तरी शीत कटिबंध या उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध स्थित होता है। इसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर मकर रेखा होती है और ये 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थित होता है। अब ये जो दोस्तों ये कटिबंध हैं जो हमने ये जो कर्क रेखा, मकर रेखा और उत्तरी वृत्त रेखा और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा देखा है, उससे हम पृथ्वी के ताप कटिबंधों का आसानी से मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये ताप कटिबंध क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कर्क रेखा और मकर रेखा जो हैं उनके बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर स्थित होता है, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा और मकर रेखा इनके बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है यानी लंबवत होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इसी प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। ये
उष्णकटिबंध है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ध्रुवों की तरफ किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर नहीं होता है और उसकी किरणें तिरछी होती हैं, तो यहाँ पे सूर्य का अधिक प्रकाश नहीं यानी मध्यम प्रकाश पहुँच पाता है, इसलिए उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आइए देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहे जाते हैं। तो आपने 3 कटिबंधों के बारे में जान लिया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त है, उत्तरी ध्रुव वृत्त आप जानते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है। उनके यानी उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर ध्रुवों के बीच और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर दक्षिणी ध्रुव के बीच इस क्षेत्र में ठंड बहुत अधिक होती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें या क्षितिज से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती हैं, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर अत्यधिक ठंड रहती है और ये शीत कटिबंध कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हमें तापमान या स्थिति मापनी होती है दोस्तों, तो हम अक्षांश रेखाओं की सहायता से इसको जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं देशांतर क्या है। अक्षांश के बारे में आपने जान लिया, अब जानते हैं देशांतर क्या है। तो दोस्तों किसी भी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए जानना जरूरी होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा पूरब या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर रेखा कहते हैं और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। जो प्रत्येक अंश होता है वह मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है और ध्रुवों पर ये शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाती हैं। तो जैसे देखा जाए तो अक्षांश रेखा जो है वो पृथ्वी के अक्ष के जो है वो समानांतर खींची जाती है, ध्रुवों के समानांतर रूप में खींची जाती है। वहीं जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों से उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ बनती हैं और इनमें ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की दूरी कम होती जाती है। अक्षांश या समानांतर रेखाएं जो होती हैं उनसे भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई एक बराबर होती है। अक्षांश रेखाएं समानांतर रेखाएं होती हैं, लेकिन जो देशांतरी रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, अक्षांश रेखाएं की लंबाई समान नहीं होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां पर ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है, उससे गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू कर दी जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर या मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है और यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर और 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। जैसा कि आपने अक्षांश के बारे में देखा था, अक्षांश समांतर रेखाएं होती हैं और ये संपूर्ण पृथ्वी को 2 गोलार्धों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती हैं। उसी प्रकार से प्रमुख यामोत्तर या प्रमुख देशांतर रेखा और 180 अंश यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए जानना कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर रेखा एक ही बिंदु पर या एक ही रेखा पर स्थित हैं।
अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतरी यामोत्तर रेखाओं के द्वारा बनी गई एक ग्रिड को देखते हैं। तो जब हम इस ग्रिड को देखते हैं तो किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, असम में धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को दर्शाएगा। इसको समझने के लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचकर आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, ये जो हमारा देशांतर होता है ये समय को किस प्रकार से निर्धारित करता है। तो देशांतर से हम समय का ज्ञान कर सकते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन जो है वो पृथ्वी है, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति के आधार पर हम देशांतर और समय को ज्ञात कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय के निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा पर स्थित प्रमुख यामोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होता है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में होते हैं। उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में हैं उनका समय पीछे होगा। समझिए दोस्तों, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसका अर्थात उसका अर्थ ऐसे लगाया जा सकता है, उसके पूर्व और पश्चिम में आप उसका निर्धारण कर सकते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में होते हैं उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है, और जो स्थान पश्चिम में होते हैं उनका समय ग्रीनविच से पीछे होते हैं। समय के अंतर की दर की गणना कुछ एक विधि है उससे की जा सकती है। जैसे एक गणना करिए, पृथ्वी लगभग 24 घंटे पे अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में वह 15 अंश घूमती है और 4 मिनट में 1 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 यानी 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे। पूरब में जो समय होगा वो ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे होगा और जहां दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा पीछे होगा, वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर या प्रधान यामोत्तर रेखा पर दोपहर के 12 बजते हैं उस समय 180 डिग्री देशांतर पर मध्य रात्रि के 12 बजे होते हैं। तो किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। इसी प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय मान होता है। और आप ये भी जान सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान समान होता है। तो मानक समय क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम, और हम मानक समय को क्यों मापते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए ये आवश्यक होता है देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो किसी एक देश में एक मानक समय माना जाता है, इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय मान लिया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी, ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर रेखा है उसको मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर को स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में मानक यामोत्तर माना गया है और इसी पे जो समय होता है उसको भारत का मानक समय माना जाता है। भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में कबीर रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता
कहता है कि वे लोग आज रात्र में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा और देर रात में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? तो देखिए, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो भारत है, यहाँ का समय हमारे ग्रीनविच से दोस्तों 5 घंटा यानी 5.5 घंटे आगे होता है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो उस समय भारत में 5.5 घंटा और जोड़ लीजिए, 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का दोस्तों देशांतरी विस्तार बहुत अधिक होता है। वहाँ पर कई देशांतर गुजरते हैं, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं, रूस में 11 मानक समय अपनाए गए हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इसलिए कुछ देशों में दूरी के हिसाब से कई मानक समयों को अपनाया गया है। जैसे भारत में ही अगर जो माना जाए तो सर्वाधिक पूर्वी बिंदु और सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु में 1.5 से 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, लेकिन बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को एक मानक समय मान लिया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। इसमें आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा, ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके अलावा अक्षांशों के संबंध में आपने जाना कि उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव क्या होता है। इसके अलावा उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बारे में आपने जाना। फिर देशांतर रेखाओं के अध्ययन से आपने जाना कि किसी भी स्थान का मानक समय कैसे निर्धारित होता है। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।